अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स। ठीक है, जो कि वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम दिस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पेपर में काफ़ी टेस्ट किया जाता है। तो आइसोटोप्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं? देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। सिंपल सी बात क्या है, आपके पास दो एटम्स हैं, ये एटम 1 है और दूसरा एटम एटम 2 है। ये दोनों आइडेंटिकली सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, सॉरी, कि ये हर तरह से सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही एटम से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एटम, एटम 1 और एटम 2 सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि ये एटम जो है कार्बन का है और ये भी कार्बन का है। अब अगर ये आइडेंटिकल हैं, सेम एलिमेंट के हैं, तो इनमें फिर एक जगह ऐसा फर्क होगा जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स काउंट होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काउंट नहीं होंगे। और वो ये है कि इन दोनों के एटॉमिक मास में डिफरेंस होगा। ठीक है ना, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास जो है ये डिफरेंट होंगे। अब ये एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होंगे? देखो, जो प्रोटॉन होता है ना, ये एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि हर एलिमेंट का अपना एक प्रोटॉन है और वो ही उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर मुझे कोई बोले ना कि मेरे पास एक एटम है, उसमें 7 प्रोटॉन है, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ौरन से बोलूँगा कि भाई मेरे पास, मतलब इस बंदे के पास न्यूट्रॉन है, ओ सॉरी नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इज़ दी ओनली एलिमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड जिसके पास 7 प्रोटॉन होते हैं। मुझे अगर कोई बोले भाई मेरे पास एक एटम है, उसके पास 8 प्रोटॉन है, तो मुझे फ़ौरन से पता चलेगा कि भाई इसके पास ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ दी ओनली एलिमेंट इन द वर्ल्ड जिसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो उसकी आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों एटम कार्बन के हैं, तो इस एटम के पास भी प्रोटॉन 6 हैं और इस एटम के पास भी जो है प्रोटॉन 6 ही हैं, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट के एटम हैं। तो अगर इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो गया तो फिर ये एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाएंगे, फिर ये एटम एक दूसरे, मतलब सेम एलिमेंट से नहीं बिलोंग करेंगे। तो सेम एलिमेंट से बिलोंग करने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। अब अगर हम कह रहे हैं कि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो एटॉमिक मास के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो अब अगर इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्योंकि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में 6 ही हैं, सेम है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, वो डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से ही दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एटम 1 जो है इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेट से 6 ही होंगे, तो इसका जो मास बनेगा टोटल वो 12 बनेगा। और ये जो दूसरा एटम है इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 7, तो इन दोनों का ऐड करके जो एटॉमिक मास बनेगा वो बनेगा 13। तो ये जो एटम 1 है कार्बन का, इसका एटॉमिक मास टोटल 12 बनता है, और जो कार्बन है दूसरा वाला एटम 2, उसका एटॉमिक मास बनता है 13। तो बोथ आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। और यही डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट but with different number of neutrons due to which they have different atomic mass। ठीक है ना, तो सब इनमें सेम है, बस इनका एटॉमिक मास जो है ना ये डिफरेंट है, और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हमारे पास इसी तरह की जो है ना एग्जाम्पल यहाँ आगे भी दी हुई है, दैट सेम ही है। ये C12 जो मैंने लिखा है और C13 जो लिखा है, तो ये बेसिकली कार्बन 12 और कार्बन 13 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के पास 6 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एक अलग एटम है, दूसरा अलग एटम है, मतलब
एक एटम 1 है, एक एटम 2 है, दो डिफरेंट एटम है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं, इसलिए इन दोनों का नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है वो भी ओवरऑल डिफरेंट है। तो हम इनको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो इसी तरह करते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको कार्बन 12 का है और यहाँ इसको कार्बन 13 का है, सही है ना। तो ये इसी तरह हम आइसोटोप्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कार्बन 12 का मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, और कार्बन 13 का मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 13 है। दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, इट मीन्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट they have different but they have different masses. So atom 1 and atom 2 are isotopes of each other, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो अब हम इनके आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। देखो हाइड्रोजन के जब हम कह रहे हैं ना 3 आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन भी उसमें वन ऑफ द आइसोटोप ही काउंट होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर एक बंदा है और उसके 2 भाई हैं, ठीक है ना, और इस बंदे से कोई पूछे कि भाई आप लोग कितने भाई हो, तो ये बोलेगा हम 3 भाई हैं। तो उसमें वो अपने आप को भी क्या काउंट कर रहा है, भाई काउंट कर रहा है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन से कोई पूछेगा भाई आपके कितने आइसोटोप्स हैं, आप कितने आइसोटोप्स हो, तो हाइड्रोजन बोलेगा हम 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये हैं हम 3 आइसोटोप्स। तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है, तो तीनों हाइड्रोजन ही, अलग नहीं है कुछ, तीनों हाइड्रोजन ही हैं, बस इनके एटॉमिक मास में फर्क है क्योंकि इन सबके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क है। हाइड्रोजन में भी एक ही प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम में भी एक ही प्रोटॉन है, ट्राइटियम में भी एक ही प्रोटॉन है, बस इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास जो है वो एक भी नहीं होता, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 बनता है, बिकॉज 1 + 0 इज 1। ड्यूट्रियम जो है इसका एटॉमिक मास होता है 2, क्योंकि उसके पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो 1 + 1 = 2। इसी तरह ट्राइटियम जो है इसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 1 + 2 = 3, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा आइसोटोप है जिसको हमने इतनी इज्जत दी हुई है कि इसके आइसोटोप्स के अलग नाम है। हमने हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 नहीं रखा हुआ एटॉमिक मास के हिसाब से। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये 3 डिफरेंट नाम हैं हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स के। सो आइसोटोप्स केमिकली सेम है लेकिन फिजिकली दे आर डिफरेंट। तो केमिकली सेम है क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी आइसोटोप को जब केमिकल रिएक्शन में यूज करोगे तो आप उसका कोई भी आइसोटोप हो, इफ दे आर ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट, तो उसका आउटकम भी सेम आएगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊं तो वाटर बनेगा। ड्यूट्रियम जो कि हाइड्रोजन ही है लेकिन उसका एटॉमिक मास थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो भी वाटर ही बनाएगा, कोई अलग चीज नहीं बन जाएगी। तो ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके भी वाटर ही बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करके वाटर ही बनाएंगे। तो मतलब ये केमिकली सेम है, केमिकली डिफरेंट नहीं है। फिजिकली इनमें क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग है, हाइड्रोजन का और ड्यूट्रियम का, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस होगा, जैसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन। हाइड्रोजन थोड़ा जल्दी डिफ्यूज करेगा, ड्यूट्रियम थोड़ा स्लो डिफ्यूज करेगा क्योंकि ड्यूट्रियम थोड़ा सा हैवी है। और फिर डेंसिटी दोनों की डिफरेंट होगी, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, तो दोनों का मास अलग है तो दोनों की डेंसिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो वाटर इन दोनों के केस में बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर थोड़ा सा जल्दी बन रहा है, ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर थोड़ा सा स्लो बनेगा। सो water that will form from hydrogen will take less time to form compared to deuterium because hydrogen is lighter than deuterium। तो ये इनके अंदर जो है ना एक डिफरेंस जो है वो फिजिकल है, केमिकली सेम है दोनों। अब आइसोटोप से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अबंडेंस का। अबंडेंस का मतलब वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो आपके पास एक सर्टेन क्वांटिटी में हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत अबंडेंट है या बहुत अबंडेंस में है, तो मतलब मेरे पास ये काफ़ी क्वांटिटी में है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं अबंडेंस की केमिस्ट्री में तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द आइसोटोप की।
कि ये वाला आइसोटोप नेचुरली दुनिया में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। हर एलिमेंट का जो आइसोटोप है ना, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं और कुछ की अबंडेंस बहुत कम होती है। तो जैसे अब हाइड्रोजन का केस है, अब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लिखा है, दुनिया हाइड्रोजन को जानती है, ड्यूटियम को ट्राइटियम को नहीं जानती। क्यों? क्योंकि ड्यूटियम और ट्राइटियम की अबंडेंस इतनी कम है नेचुरली हाइड्रोजन के मुकाबले में कि हम उनको इज्जत ही नहीं दे रहे होते। पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं भाई हाइड्रोजन ही जब दुनिया में मोर देन 99% है अपने इन तीनों आइसोटोप्स में, तो भाई हाइड्रोजन की बात करो, ड्यूटियम ट्राइटियम की क्या बात करनी। तो जो एलिमेंट्स में ये मामला है कि उनके आइसोटोप्स में से कोई एक पर्टिकुलर आइसोटोप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, तो पीरियोडिक टेबल में भी उनकी ही बात के साथ, मतलब उस एलिमेंट का तो मेंशन है और उनका एटॉमिक मास भी उसी आइसोटोप का मेंशन है। जिस तरह हाइड्रोजन के साथ एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 1 लिखा हुआ है, ड्यूटियम का 2 या ट्राइटियम का 3 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उनकी क्वांटिटी, उनकी अबंडेंस नेचुरली दुनिया में बहुत कम है। और अबंडेंस एक नेचुरल चीज़ है, हम अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट का जो आइसोटोप है वो जितना एग्जिस्ट करता है, उसकी जो भी अबंडेंस है वो उसकी नेचुरल अबंडेंस है, ठीक है ना। तो अब जैसे क्लोरीन हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि क्लोरीन जो है ना, इसके 2 नेचुरली आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक का नाम होता है क्लोरीन 35, दूसरे का नाम होता है क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 दुनिया में नेचुरली 75% है और क्लोरीन 37 दुनिया में नेचुरली 25% है। मतलब कि अगर मैं दुनिया का सारा क्लोरीन जमा कर लूँ तो क्लोरीन के जितने भी एटम्स मेरे पास जमा होंगे, अगर मैं सारे एटम्स क्लोरीन के दुनिया के जमा कर लूँ तो उसमें से 75% एटम्स क्लोरीन के वो वाले होंगे जिनका एटॉमिक मास 35 होता है, और बाकी के 25% एटम्स क्लोरीन के वो वाले होंगे जिनका एटॉमिक मास होता है 37, ठीक है ना। तो ये नेचुरल है। तो the 35 and 37 written with chlorine represent the atomic mass of that particular isotope। तो ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉर्मली एलिमेंट्स का जो आइसोटोप्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो हमने साथ ही लिखे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स हैं ना, इनको दिमाग में रखते हुए या कोई भी एलिमेंट के जिसके मुझे आइसोटोप्स और अबंडेंस पता हो, मतलब उनका आइसोटोप्स का एटॉमिक मास और मुझे अगर उनका अबंडेंस पता हो, तो हम उससे रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में AR भी कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट्स AR, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या चीज़, थोड़ा सा इसका मैं आपको आइडिया दूं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तो क्लोरीन एक ही दफ़ा लिखा जा सकता है और उसके साथ एक ही एटॉमिक मास लिखा जा सकता है। तो क्लोरीन के तो 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 और एक 37। दुनिया में 75% क्लोरीन 35 है और 25% क्लोरीन 37 है। तो अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के साथ सिर्फ 35 लिख दूं तो ये जो क्लोरीन 37 है ये मुझसे लड़ने के लिए आ जाएगा कि भाई दुनिया में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और मैं 25% हूँ, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। तो आपने तो मुझे भाई पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल ही साइड कर दिया है, कटा दिया है, तो भाई मेरी भी कोई जगह बनाओ। तो फिर मैं बोलूँ यार चलो एक काम करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में सिर्फ क्लोरीन 37 लिख देते हैं, क्लोरीन के साथ एटॉमिक मास। तो 35 वाला तो और बंदे लेकर आएगा मुझसे लड़ने के लिए कि भाई मैं 75% हूँ दुनिया में, तुमने ऐसे कैसे मुझे साइड करके 37 लिख दिया पीरियोडिक टेबल में। तो फिर एक तरीका क्या है, तरीका ये कि भाई हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई 35 भी है 37 भी, दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, तो चलो इनका एवरेज निकाल दें। मैथमेटिकली अगर मैं एक एवरेज निकालने की बात करूं तो मैथमेटिकली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी का एवरेज निकाल रहे हो उसको ऐड कर दो, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो है उससे डिवाइड कर दो। यानी कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है 35 दूसरा है 37, दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 36। अब मैं यहाँ पे ये काम भी नहीं कर सकता, जितना कोई सीधा सीधा एवरेज नहीं निकाल सकते हम। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम करते हो ना, जब 2 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो तो आप मैथमेटिकली ये इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, तो कि आप अजम्पशन ये लेके चल रहे होते हो कि वो दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो इक्वली एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 35 + 37 डिवाइड बाय 2 करके अगर एवरेज निकाल दूं ना, तो इसका मतलब है कि मैं ये
एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि क्लोरीन 35 दुनिया में 50% है और क्लोरीन 37 भी दुनिया में 50% ही है, तो मैं दोनों को 50-50% कंसिडर करूंगा। फिर से मसला आएगा, क्लोरीन 35 मेरे पास आ जाएगा, बोलेगा भाई मैं 75% था, आपने मेरा 25% ऐसे उड़ा दिया, मैं तो 50% पे एग्री नहीं कर सकता। क्लोरीन 37 वाला जो है वो मुझसे खुश हो जाएगा, वो मेरी दावत करेगा, बोलेगा मैं दुनिया में 25% था, आपने इतनी इज्जत दी कि मैं दुनिया में अब 50% कंसिडर होता हूँ। तो ये भी हम काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमें एक एवरेज तो निकालना है मासेस का, लेकिन उनकी अबंडेंस, उन दुनिया में जितने वो अवेलेबल हैं उस परसेंटेज को दिमाग में रखते हुए ही हमें इनका एवरेज निकालना है, हमें ऐसे ही एवरेज नहीं निकालना। तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हमें इनका मास हर आइसोटोप का और उनकी अबंडेंस दोनों को कंसिडर करते हुए एवरेज निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, mass of the first isotope multiplied by the percentage abundance of that isotope plus mass of the second isotope multiplied by the percentage abundance of second isotope। अब अगर हमारे पास कोई तीसरा आइसोटोप होता तो हम क्या करते, प्लस मास ऑफ दैट आइसोटोप थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप, तो हम ये काम कर लेते। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, कि आपको बस इसमें मासेज और परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबके मास और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देना है हमारे पास। अब हम जब ये काम करेंगे फॉर क्लोरीन, तो मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप हम लोगों ने अज्यूम कर लिया 35 वाला, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 75%। अब मैं 75% को 75 डिवाइड बाय 100 लिखूं या 0.75 लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने 0.75 लिख दिया, प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25 जो कि इसकी अबंडेंस है क्लोरीन 37 की। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आया 35.5। अब ये जो है 35.5 ये क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है जो पीरियोडिक टेबल में हमने लिखा हुआ भी है। देखो एटॉमिक मास के लिए हमने क्या बात की कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये अगर 0.5 आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरे न्यूक्लियस में आधा कटा हुआ प्रोटॉन या आधा कटा हुआ न्यूट्रॉन पड़ा हुआ होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली एक एवरेज है, और ये एवरेज में हमने ज़्यादा इज्जत क्लोरीन 35 को ही दी हुई है क्योंकि उसकी अबंडेंस ज़्यादा है। अगर आपको एग्जामिनर क्लोरीन से हट के कोई भी एलिमेंट दे दे, मैग्नीशियम का, कैल्शियम, कोई सा भी एलिमेंट आपको दे दे, उसका आपको मास बता दे और परसेंटेज अबंडेंस बता दे और आपको बोले भाई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको कुछ और यूज़ नहीं करना। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आंसर सही निकाला है? आपके पास वो वाला आइसोटोप जिसकी अबंडेंस ज्यादा है, आपका फाइनल आंसर उसी के ही क्लोज होगा। मेरा जो फाइनल आंसर है इट इज क्लोजर टू 35, इट इज नॉट क्लोजर टू 37। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने सॉल्व किया है वो सही किया है। मेरा आंसर 35 के करीब क्यों आया है? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर आपको एग्जामिनर कोई और आइसोटोप दे दे और आपको बोले कि भाई आप ये कैलकुलेशन करो रिलेटिव एटॉमिक मास की, और उसमें आप फिर ये बताओ जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है आपको मासेस बता दे आइसोटोप के और उनकी परसेंटेज अबंडेंस बता दे, आपने आप फाइनल आंसर निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास, और अगर वो फाइनल आंसर उस वाले आइसोटोप के मास के करीब आया जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है, तो मतलब आपने काम सही किया, आपका आंसर उसी के ही क्लोज आना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जैसा मैंने कहा कि आपको एग्जामिनर जो है ना कोई सा भी एलिमेंट के आइसोटोप्स मेंशन कर सकता है और वो अलग से मुंह से बोलेगा नहीं कि इस आइसोटोप का एटॉमिक मास तो इतना है, इसका इतना है। उसने जो भी आइसोटोप दिया होगा ना उसके साथ जो आगे नंबर लिखा होगा वही उसका एटॉमिक मास है। तो आपको ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर ने मुझे अबंडेंस तो बता दिए लेकिन मुझे इनका आइसोटोप्स के मास कहाँ बताएं, तो मास उनके साथ ही लिखे हुए, ठीक है ना। और ये जो मास अलग से लिखे हुए ना इनको आइसोटोपिक मास भी कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी अगर आप कहीं देखो तो परेशान नहीं होना है। आइसोटोपिक मास एक एलिमेंट के आइसोटोप के एटॉमिक मास को ही कहा जाता है, ठीक है। तो आइसोटोपिक मास इज सेम एज एटॉमिक मास, कोई डिफरेंट नहीं है, बट बस वो एक स्पेसिफिक आइसोटोप के हिसाब से बात कर रहा होता है, इसलिए हम उसको आइसोटोपिक मास भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन गिवन दैट देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के दो आइसोटोप हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81,
दोनों की परसेंटेज अबंडेंस 50-50 है। अब मैं अगर सेम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा तो किस तरह होगा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 79 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो कि इसकी अबंडेंस है, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप 81 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो उसकी अबंडेंस है। सॉल्व करने पे इसको ऐड करूंगा, मेरे पास आएगा 80। पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 80 है, जो कि एक्चुअल में उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल बीच का नंबर क्यों आया, 79 और 81 के बिल्कुल बीच का नंबर होता है 80, जो कि आंसर आया। क्यों? क्योंकि दोनों की एग्जिस्टेंस 50-50 थी, इस वजह से बिल्कुल बीच का एक आंसर आया। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर परसेंटेज अबंडेंस बताने की बजाय रिलेटिव अबंडेंस अगर आपको बता दे, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज अबंडेंस अगर आपको वो रिलेटिव अबंडेंस बताए, यानी वो आपको बताए कि एक आइसोटोप है एक्स, एक आइसोटोप है वाई, इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 5.5 और इसकी है 1.2 लेट्स से। अब आपको बताए कि एक्स का जो मास है वो 20 है और वाई का 21। अब आपको अगर इसने परसेंटेज अबंडेंस नहीं दी और इसी जगह रिलेटिव अबंडेंस दे दी है, तो फिर आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस दूसरा आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, जो यहाँ पे 5.5 प्लस 1.2 होगा। तो अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस मिलती है परसेंटेज अबंडेंस की जगह, तो फॉर्मूला में एक स्लाइड सा चेंज ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट की जो है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल कीप इट टिल हियर फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।